गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। अगर इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें तो आज पहला वीडियो होगा इसका, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जिसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली यही होगा क्योंकि आपने बहुत पहले से पढ़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, चीज़ें समझिए। अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया, कोई भी एक इक्वेशन दिया गया और उसके वेरिएबल का जो पावर होता है, जिसको आप डिग्री ऑफ पावर ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हो, आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हो, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 होगा तो वो इक्वेशन आपका डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इवन कुछ भी, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2x² + 6x + 9 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा x है और उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है ax² + bx + c = 0, है ना। यहाँ पे मैंने वेरिएबल के फॉर्म में x को लिया है, आप चाहें तो किसी और को भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे वेरिएबल के फॉर्म में बाई यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a/² + b/, + c = 0, है ना। जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a और b क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट्स हो रहा है रिस्पेक्टिवली x² और x का, और यहाँ पे c क्या हो रहा है आपका, वो तीसरा कांस्टेंट टर्म है। अब इन तीनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके वेरिएबल से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, वो क्या है समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली आपके पास 3 टर्म्स होते हैं, जहाँ पर एक आपका a हो रहा है, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो रहा है, b जो कि आपका x का कोफिशिएंट हो रहा है, और c आपका कांस्टेंट टर्म। इनमें से जो एक है, कौन सा वाला, a, हम क्या बात कर रहे हैं, a की। अगर आपका a गिवन है, वहाँ पे जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसमें a का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों, ये समझिएगा। अगर हम मान लिया जाए बोलते हैं a का वैल्यू 0 रख रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो क्या बाकी के टर्म में x² बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपका जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। चीज़ें सिंपल है, यानी कि जब कहीं भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 होगा, जहाँ पे a, b और c तीनों आपके रियल नंबर्स होंगे। a, b, c क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये टर्म पूरा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला, और ये बचेगा तो कैसा इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा, है ना। लीनियर किसको बोलते थे, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या 1 हो उसको लीनियर बोलते, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। क्वाड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अब आगे बात करेंगे कि इसके आइडेंटिफिकेशन की। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, गिवन इक्वेशन आपका है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम ना जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ मतलब ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन आपका अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है, ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। अब उससे पहले हम एक अच्छी चीज़ आपको बता दें, अभी हमने ये तो देख लिया कि a के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर a के बराबर 0 नहीं होगा, या फिर अगर हम मान लेते दूसरे शब्दों में कहें, अगर a के बराबर 0 हो जाएगा
तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अभी हमने देखा अगर a के बराबर 0 हो रहा है तो यहाँ पर ये जो टर्म होगा, ये जो गिवन इक्वेशन होगा, वो कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। अब अगर बोल दे कि भाई मान लेते हैं अगला केस में बोला जाए b के बराबर 0, तब क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर b के बराबर वैल्यू 0 यानी ये टर्म 0 हो गया, बाकी का टर्म क्या बचा, ax² प्लस सी बच गया है ना, ax² प्लस सी बच गया इज इक्वल टू 0। अगर इसको और आप अच्छे से लिख लो तो ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखेंगे x का जो पावर कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका 2 हो रहा है ना, हो रहा है पावर 2 यानी कि एक क्वाड्रेटिक है, बात खत्म। इतना ही तो करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट कि अगर किसी केस में बोला जाए कि चलो भाई, अगर कोई बोल दे कि चलो भाई c के बराबर 0 होगा तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान दे दो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ c का वैल्यू 0 हो गया। c का वैल्यू 0 मतलब c कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो बचा क्या, ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं द डिग्री ऑफ वेरिएबल x is 2, so it is a क्या होगा, ये क्वांटिटी इक्वेशन हो जाएगा। काम तो इतना ही है ना। तो हमने क्या देखा कि कंडीशन कुछ भी हो, a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का पता नहीं। बाकी का पता नहीं मतलब अगर b के बराबर 0 हो जाएगा तब भी काम चल सकता है हमारा, c के बराबर 0 हो तब भी हमारा काम चलेगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, पूछा जाए आपसे ये बताइए कि वो जो गिवन इक्वेशन है क्या वो एक क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए उससे रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं आपके बुक से, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 8। इसको देखना, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट आउट करते हैं। यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x² माइनस 8 हो गया। यहाँ पे सेम टर्म है, बोथ साइड साइन भी सेम है तो कट जाएगा, बचा क्या 4x प्लस 4, और यहाँ पे ये निगेटिव है इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव में 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप इससे 4 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको अब दूसरे तरफ भेज दो, क्या बच गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x² का टर्म आ ही नहीं रहा। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस सी वाला फॉर्म कर ही नहीं रहा है ना। बस इतनी सी बात है करनी है आपको, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आगे। अगर और आप देखें आगे तो देखिए मैं एक और इक्वेशंस ले रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने इस बार ले लिया है x² माइनस 1y x² इज इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं ये इक्वेशन है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी कभी लगेगा कि यहाँ पर तो x² सीधा सीधा दिख रहा है सर, हाँ ये हो जाएगा, पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। जैसे कुछ लोग बोलेंगे यहाँ x² है सर तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। चलिए कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ हो जाएगा x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 5x²। अगर आप करो तो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 5x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट पावर हो रहा है वो कितना हो रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है आपका 4 है। 4 वाला ये क्या हो जाता है, ये अभी मैंने बताया ये आपके इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है क्या, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तुरंत देख के जजमेंट नहीं देना है कि यस है। देखो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा मैंने कुछ मेरे माइंड में क्वेश्चंस याद है आप लोगों को, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। बोला गया कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is equal to 130। क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में करना है। बोल क्या रहा है,
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर और लगातार है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे तो फर्स्ट इंटीजर इज x है ना, देन द सेकंड वन क्या हो जाएगा आपका कंसेक्यूटिव है यानी x+1 हो जाएगा। बोला जा रहा है इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है 130 हो रहा है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देने की बात करें, जहाँ पर सिर्फ फॉर्म करना है इक्वेशन को, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 130 गिवन है। चलिए आगे देखते क्या होता है, x² प्लस x इज इक्वल टू 130 दैट इज x² प्लस x माइनस 130 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर गया, यहाँ पे काम हो गया। अगर फॉर्म करने की बात आएगी तो फॉर्म करने की इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। चीज़ें समझ में आ रही। अब कुछ देख लेते हैं कि आगे मैंने एक और टर्म लिखा है कि यहाँ पर कई बार आपने वर्ड सुना होगा, क्या हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सॉल्यूशन, या बोलते हैं रूट, या फिर बोलते हैं वैल्यूज़, या फिर बोलते हैं ज़ीरोज़। ये क्या होता है, ये पांचों वर्ड्स क्या है समझिएगा कि देखिएगा होता है। अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि x का कोई एक वैल्यू है, मान लेते हैं x का वैल्यू अल्फ़ा है, x का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, और इसने क्या करा, x के इस वैल्यू के लिए इसने क्या करा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब अगर हम x के बराबर अल्फ़ा रख रहे हैं और उसने क्या करा, LHS और RHS को बराबर कर दिया, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आपने LHS और RHS को बराबर कर दिया, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर वैल्यू, या फिर सॉल्यूशन। चारों के चारों एक ही टर्म, यानी कि सीधे सीधे कह लो x का वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका रूट कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जीरोस और रूट्स क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपको लास्ट टाइम बताया गया था जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था कि जब कभी भी x² की बात आएगी तो इसके दो वैल्यूज़ निकलते हैं, पॉसिबल होते हैं मैक्सिमम दो वैल्यू। मिनिमम की बात नहीं करेंगे, मिनिमम तो ज़ीरो भी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता कभी कभी, और कभी कभी ऐसा मिलता है कि दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाए, यानी एक ही सॉल्यूशन। पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होता है कि एक इक्वेशन का आपका मैक्सिमम दो वैल्यू मिल सकता है। अब दो वैल्यू मिलेगा, इसलिए तो हम इसको बोलेंगे रूट्स, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अल्फ़ा दे दिया, बोले x के बराबर एक और टर्म है जिसको हम बोल रहे बीटा, बीटा के बराबर भी क्या कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई उतनी सी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप रूट्स फाइंड आउट कैसे करोगे। अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है तो आप उसको कैसे करेंगे। आखिरकार आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, है ना। चीज़ें वही है, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं कैसे करना होगा। अगर आपको रूट निकालने की बात आएगी तो आप कैसे रूट निकालेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन उठा रहा, दैट इज 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, फाइंड द रूट्स बोल रहा है ना। हम लोग क्या करना है, फाइंड द रूट करना है, रूट को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए करना क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या, फैक्टर किसका करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है a क्या हो जाता है, x² का कोफिशिएंट हो जाता है, और c होता है कांस्टेंट टर्म। आपको करना है क्या है, इनके प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके दो टर्म में लिखना है, और ये दोनों टर्म्स ध्यान दीजिएगा ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, क्या कर रहा है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म मतलब, मिडिल टर्म कौन सी बात करें, मिडिल टर्म मतलब x वाला टर्म। x वाला टर्म आपका यहाँ पर आना चाहिए, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास a के बराबर 3 है और c के बराबर 1 है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। 3 को फैक्टराइज करना और लाना क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा क्या है, 2 है। तो 3 को अगर फैक्टराइज करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब इसका दो ही फैक्टर होगा, एक होगा क्या, एक, और दूसरा इटसेल्फ यानी 3 and 1, है ना। तो इसके फैक्टर क्या मिले, 1 × 3, है ना। 3 के बाद अब यहाँ पे 2 लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें दिख रहा है, 3 और 1 है, यानी 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा, काम खत्म, सॉल्यूशन मिल गया। चलिए देख लेते, कर लेते। 3x² प्लस इसको स्प्लिट करा, 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे क्या गया, 3 और 1 के वैल्यू, यानी कि यहाँ 1 है ना कोफिशिएंट पे,
कुछ नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x, यहाँ पे 3x है, दोनों में कॉमन ले लिया, बचा इसमें x प्लस 1। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हो तो क्या बन जाएगा x प्लस 1, यहाँ भी बच जाएगा। फाइनली क्या हो गया, सॉल्यूशन आपको मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में आपका टर्म है x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर दे रहे हैं अलग। अब बचा क्या, इसका 3x बच गया और इसका -1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 यानी कि कोई ना कोई दोनों में से एक टर्म 0 है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक बार कि x प्लस 1 और एक बार मान लेते हैं कि 3x माइनस 1 0 है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बार ये 0 मतलब इसके बराबर आपका देखो, अगर आप दोनों कर लो ना, दोनों टर्म मान लिया तो x बराबर क्या आ गया, सॉल्यूशन -1 आ गया। यहाँ पे अगर आप करो तो 3x इज इक्वल टू 1